हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने अगले मेथड के बारे में जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेंट मेथड, या फिर उसी डिटर्मिनेंट मेथड को ही हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। स्टूडेंट, ये जो मेथड है इसमें जो टर्म्स आ रहा है डिटर्मिनेंट क्या है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ओके, तो सी स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स तुम्हारे मैथमेटिकल टर्म्स में बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है जो तुमने आज के पहले शायद नहीं पढ़ा होगा। तो देख लो डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट स्टूडेंट, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, सपोज करो हमारा दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्या हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है। अब स्टूडेंट 2x2 का डिटर्मिनेंट क्यों, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स दो रो है और दो कॉलम्स हैं। तो ये जो है स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो है इसे हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ये क्या है हमारा R1 रो 1 और ये कौन सा है, रो 2। उसके बाद स्टूडेंट बात करें अगर हम इन दोनों एलिमेंट यानी AC और BD किया, ए बी और सी डी क्या है, रोज हैं। अगर हम बात करें ए सी और बी डी का, तो ये क्या है, कॉलम्स होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, C1 है और ये C2 है। तो इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमें कुछ ये समझ में आया कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, दो रो होते हैं और दो कॉलम होते हैं। इस डिटर्मिनेंट एक्चुअल में अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो उसमें 3 रो 3 कॉलम वाले भी होते हैं, 4 रो 4 कॉलम वाले भी होते हैं, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट है इसमें जो एलिमेंट दिया होता है वो रोज और कॉलम्स में होते हैं। तो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू भी कुछ आएगा। जो भी क्वेश्चन आज से पहले हमने सॉल्व किया है सबका कुछ ना कुछ आंसर आया है। तो ये जो हमारा है डिटर्मिनेंट का भी कुछ सॉल्यूशन होता है। जैसे ये डिटर्मिनेंट है जो हमारा ए बी और सी डी, यानी रो 1 में कौन कौन से हमारे एलिमेंट ए बी है और रो 2 में सी और डी है। तो ये जो हमारा दिया हुआ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हम इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ए का मल्टीप्लाई करते हैं हम डी में, तो क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी, फिर उसके बाद हम माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस बी, हम फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि C मल्टीप्लाई बाय बी। तो अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये क्या मिला हमें, AD माइनस CB या BC। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे सपोज करो कुछ अगर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है डिटर्मिनेंट पे, कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे एक्सरसाइज में। सपोज करो जैसे दे दिया कि हमें सॉल्व करना है 2 5 7 1, इसका आंसर क्या होगा। तो जो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, क्या क्या हमने ए का डी में मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, सेम से वही क्या करेंगे हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 में। तो क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट 2 इंटू 1, फिर हम क्या करते हैं माइनस लगाएंगे और फिर क्या 7 इंटू 5 कर देंगे, ये मिला। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 माइनस 7 5 जा 35। अब हम माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, माइनस 33 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया डिटर्मिनेंट का। ओके, तो ये था जो नया कॉन्सेप्ट आया था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, यानी जो तुम्हारे अगले सिलेबस में आया था वो कौन सा था, हमारा डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट में यही है, डिटर्मिनेंट को हमने क्या किया, कुछ नंबर हमने लिया, नंबर को किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी हमने देख लिया, यानी इसका इसमें सॉल्व करते हैं। यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट के बेसिक चीज़ें थे वो मैंने बता दिया। डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसमें कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, और रोज कॉलम किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं, मेंबर्स के होते हैं जो उसमें रहता है। और वही जो उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि हमने जिस तरीके से इसमें किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसे माइनस कर देते हैं, वो इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन होता है। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, यानी कि 2x2 क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट है ये। अब 2x2 क्यों है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, नंबर ऑफ रो बताता है, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक, यानी रो और कॉलम्स होते हैं, ये नंबर ऑफ रो और ये
नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो नंबर ऑफ जो ये पहला 2 दिखा रहा है, A2 क्या है, नंबर ऑफ रोज यानी कितने रो है, इसमें 2 रो हैं, 2 रो की बात करें R1 R2 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो वो भी क्या है, 2 है। कितने कॉलम से, 1 2 कॉलम से। इस तरीके से अगर हम 3x3 की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 3x3 की बात करेंगे तो उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब हम 11th का मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलेगा 3x3 का भी डिटरमिनेंट, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक अभी हमें क्या करना है कि डिटरमिनेंट 2x2 का हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो होप कि ये जो डिटरमिनेंट मेथड मैंने बताया, डिटरमिनेंट बताया, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो डिटरमिनेंट टर्म आया है इसको सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? तो एक स्विस के मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन जिनका नाम था गैब्रिएल क्रैमर। क्या नाम था स्टूडेंट उनका? गैब्रिएल क्रैमर। ठीक, गैब्रिएल क्रैमर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। कहाँ के थे वो स्टूडेंट? स्विस के थे। उन्होंने क्या बताया था कि डिटरमिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और उन्हीं के नाम से जो एक क्रैमर आया हुआ है, इन्हीं के नाम से उस रूल को क्या बोला गया, क्रैमर्स रूल या फिर डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। उसी को क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो आज हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि डिटरमिनेंट मेथड क्या है। हम बात कर लेते हैं कौन सा मेथड, हम डिटरमिनेंट मेथड। स्टूडेंट ये जो डिटरमिनेंट मेथड ये है क्या, इसी को हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, अब तो समझ में आ गया इसे क्रैमर रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड को किसने बताया था, गैब्रिएल क्रैमर ने बताया था। तो इन्हीं गैब्रिएल क्रैमर के नाम से इस रूल को क्या बोला जाता है, क्रैमर रूल्स भी बोला जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर 2 लीनियर इक्वेशंस है, जो 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और उसमें हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। उन्होंने सपोज करो हम मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा दिया हुआ है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, a1x b1y इक्वल्स टू c1, और एक इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये दिया हुआ इक्वेशन है। अब क्रैमर ने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से, कौन सा मेथड बताया था, किस तरीके से सॉल्व किया था, एक बार उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम x और y का वैल्यू जैसे फाइंड करते हैं तो उसे कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय b2 इन इक्वेशन 1, ये सपोज करो क्या है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, एंड बाय b1 इन इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं, b2 से हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और b1 से क्या करता है, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, देखो हाँ मिलेगा क्या हमें स्टूडेंट, a1 हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम b2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो a1 b2 x प्लस b1 b2 y इक्वल्स टू c1 b2। हमने b2 से क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे, देखो a2 b1 x प्लस b1 b2 y इक्वल्स टू c2 b1। ये हो गया। अब ये दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो दोनों टर्म्स क्या है, b1 b2 y दोनों इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, यानी माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मिलेगा क्या हमें, ये आज मिलेगा a1 b2 x माइनस a2 b1 x इक्वल्स टू c1 b2 माइनस c2 b1। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों में x कॉमन, x को कॉमन कर लो, बाहर कर लो, क्या हो जाएगा, x अगर हम बाहर कर लेंगे क्या मिलेगा हमें, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू c1
B2 माइनस C2 B1। अब क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन, इधर मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा वैल्यू किसका मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना, इसी तरीके से हम y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन को, जब सॉल्व करते थे हम एलिमिनेशन मेथड में, तो इसी तरीके से करते थे। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख देते थे और फिर हमें y का वैल्यू मिल जाता था। हम क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के y का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो कैसे आएगा स्टूडेंट, देखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है, a1 इंटू x है, x का वैल्यू ये है, तो क्या रखेंगे, C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये मिला, प्लस B1y इक्वल्स टू C1, ये मिला हमें स्टूडेंट, ये मिल गया इक्वेशन। अब क्या करते हैं, ये इधर प्लस है, उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो B1y इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 माइनस A1 ब्रैकेट में क्या है हमारा स्टूडेंट, C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, ये मिल गया। अब देखते हैं इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, C1 मल्टीप्लाई पूरा कितना क्या है, A1 B2 माइनस A2 B1, फिर माइनस A1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया और ये सबके अपोजिट अपॉन में आ गया। अब अगर हम C1 का मल्टीप्लाई सब में करें और उधर A1 का मल्टीप्लाई सब में करें तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखते हैं, C1 A1 B2 माइनस C1 A2 B1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, A1 C1 B2 माइनस A1 C2 B1 अपॉन में अगर लिखे जाएंगे हमें तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन देखें तो ये क्या हमारा C1 A1 B2 और यहाँ पे क्या है C1 A1 B2 और ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, टर्म्स हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस A1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें इक्वल्स टू B1y है, B1y। हाँ, तो देखते हैं क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यानी कि मिला हमें क्या, अगर हम इधर बात करें इस इक्वेशन की बात कर ले हम तो है क्या, B1y इक्वल्स टू मिलेगा क्या हमें स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, A1 C2 B1, ये प्लस वाला जिसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है A1 C2 B1 माइनस क्या है A1 C2 B1 और दूसरा वाला क्या माइनस C1 A2 B1, C1 A2 B1 अपॉन में क्या है A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये मिला हमें, ये वाला क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसमें देखो B1 इसमें भी है और B1 इसमें भी है, दोनों को कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा हमें, B1 हमने कॉमन किया तो क्या मिलेगा A1 C2 माइनस C1 A2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब स्टूडेंट ये जो B1 इधर मल्टीप्लाई है, अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
डिवाइड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, इधर ये मल्टीप्लाई इधर आ गया तो b1 डिवाइड में आ गया, b1 से कैंसिल आउट, तो हमें y का वैल्यू मिल गया, क्या मिला a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b, ये हमें मिल गया, यानी x और y का वैल्यू हमें मिल गया। अब स्टूडेंट अगर हम देखें तो अब हम इसको क्राइमर ने डिटर्मिनेंट मेथड क्यों, क्राइमर रूल को डिटर्मिनेंट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आए हैं हमारा y का वैल्यू, उधर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं एक बार। x का वैल्यू दिया हुआ है हमारा c1 b2 माइनस c2 b1, c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा x का वैल्यू है और ऊपर वाला हमारा y का वैल्यू है। अगर इसको हम देखें स्टूडेंट ध्यान से देखें तो जो क्राइमर रूल में हमने अभी जस्ट यहाँ पे किया था, हमने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था, ए बी आया था, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई हमने इधर पे किया था, ठीक। तो ठीक इसी तरीके का ये भी है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखो ध्यान से देखोगे तो ये क्या इस तरीके से हो सकता है क्या कि ये जो टर्म आया है हमारा, देखो c1 b2 माइनस c2 b1 आया है, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, c1 c2 b1 b2 लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, a1 a2 b1 b2। अब अगर बात करेंगे ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया ना, ये क्या है हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब अगर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया है, ये अगर हमारा क्या है डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे c1 b2 हमारा तो मिलेगा क्या c1 b2 माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा c2 b1 मिल जाएगा, यानी कि ये क्या है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही दिख रहा है हमें। अगर हम y वाले वैल्यू का बात करें, y इक्वल्स टू क्या आया है हमारा, y इक्वल्स टू आया है a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करें हम तो ये भी क्या आया है समथिंग a1 a2 c1 c2 अपॉन a1 a2 b1 b2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे a1 का मल्टीप्लाई c2 में करेंगे क्या मिल जाएगा हमें a1 c2, ठीक। और अगर हम क्या करेंगे a2 का मल्टीप्लाई c1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें a2 c1 मिल जाएगा। और फिर अपॉन नीचे वाला अगर हम क्या करेंगे a1 का b2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 और माइनस फिर a2 b1 मिल जाएगा। तो ये क्या आया हमारा स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या है डिटर्मिनेंट में आ गया, इसलिए क्राइमर रूल को डिटर्मिनेंट मेथड भी कहा जाता है। ओके, तो अगर हम देखें स्टूडेंट, इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ। सिंपल ट्रिक में तुम्हें क्या करना है, इसको करना है CB और AB, और इसको क्या करना है AC AB। ध्यान से देखो, C का मतलब क्या हो गया, C जो इक्वल्स टू के बाद था, यानी C इस C1 C2 को रिप्रेजेंट करता है, B B1 B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और A1 A2 को और B इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट मेथड में डिफरेंट फॉर्म्स को भी बता सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ये याद करने का एक सिंपल ट्रिक मैंने बता दिया है कि जो हमारा C1 C2 को उसको मैंने C से रिप्रेजेंट कर दिया, B1 B2 को B से रिप्रेजेंट कर दिया, अपॉन A1 A2 को हमने क्या किया A से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको मैंने B1 और B2 को B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से तुम याद करने के लिए CB AB AC AB भी कर सकते हो, यानी x का वैल्यू फाइंड करना तो CB AB करना है तुम्हें, और y का वैल्यू फाइंड करना है तो AC AB करना है। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट मेथड स्टूडेंट। अच्छा, इस टर्म्स में कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ जो तुम अगर याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तुम्हें करना क्या है, जो बुक में मेथड ये तो मैंने अपने से खुद से सॉल्व करके तुम्हें दिखाया है। बुक में एक टर्म्स दिया हुआ है कि अगर तुम्हें x का वैल्यू फाइंड करना है तो dx अपॉन d, एंड अगर तुम्हें y का वैल्यू फाइंड करना है तो dy अपॉन d फाइंड करना है। यही तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन का साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब ये जो dx है, ये जो dx है, dx होता क्या है, dx जो है हमारा
कोई और नहीं है, इस वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। dx का मीन्स क्या हुआ, c1 c2 b1 b2। ये जो हमारा क्या है, ये dx है, ये क्या है, d है, और ये क्या है हमारा dy है, और ये क्या है हमारा d ही है, ये दोनों सेम है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या स्टूडेंट, dx अपॉन डी, dy अपॉन डी से हम आसानी से अपने क्रैमर रूल के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो dx का वैल्यू हमें सबसे पहले क्या करना, फाइंड करना। अच्छा, इसमें एक बेसिक चीज़ जो मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, माइंड में नहीं आया, मैंने नहीं बताया, फिर से बता देता हूँ कि इसमें सॉल्व करने के लिए अगर हम डिटरमिनेंट मेथड को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये जो वैल्यू d है, ये वाला वैल्यू, यानी d का जो वैल्यू है, d जो है, d डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कभी भी d का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डिटरमिनेंट हम a1 a2 b1 b2 है, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हो रहा है तभी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड या क्रैमर रूल को सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 हो गया तो हम इसको हम इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब 0 का अगर इसमें डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर इस टर्म्स में हमने 0 अप्लाई किया, 0 को हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इतना सबसे पहले हमें चेक कर लेना कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या 0 हो रहे हैं कि नहीं। अगर 0 नहीं आया तो हमें फर्दर प्रोसीड करना है। अगर 0 हो गया तो हमें वहीं पे इस लिख देना है कि दिस इक्वेशन सो नॉट सॉल्व्ड बाय डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर रूल। तो हमें क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से अप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो तीसरे मेथड से करेंगे। किसी न किसी मेथड से x और y का वैल्यूज तो मिल ही जाएगा, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डिटरमिनेंट मेथड। अब आओ हम देख लेते हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ तो समझ आ गया कि यानी कि x अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, dx अपॉन डी फाइंड करना है, और अगर हमें y फाइंड करना है तो dy अपॉन डी फाइंड करना है। अच्छा, dx होता क्या है, dx इक्वल्स टू क्या होता है हमारा स्टूडेंट, c1 c2 b1 b2 को हम dx बोलते हैं। dy क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, a1 a2 c1 c2, और ये जो d है इसको हम क्या बोलते हैं, a1 a2 b1 b2। तो इस तरीके से हमारा dx है, तो मैं याद करने के लिए अच्छा रहेगा। dx को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, cb, इसको हम दिखा सकते हैं ac, और इसको हम दिखा सकते हैं ab। यानी dx को हम cb बोल सकते हैं, dy को ac बोल सकते हैं, और d को ab बोल सकते हैं, ac और ab। अच्छा, ये क्या है, ये तो पता ही है। c मतलब c1 c2, कॉलम में क्या रहेंगे, c1 c2 रहेगा। b का मतलब b1 b2 रहेगा। a का मतलब क्या, a1 a2 रहेगा। और दूसरे वाले अगर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, c1 c2 हो जाएगा। ab में a1 a2 b1 b2 इस तरीके से रहेगा। ओके, तो ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो हमें dx dy और d को पता करना रहेगा। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने हमारा न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें कभी भूलेगा नहीं अगर हम ये cb ac और ab अगर याद कर ले रहे हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल्स के बाद स्टूडेंट कुछ मैं होमवर्क दूंगा जो तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। तो होप कि तुम्हें डिटरमिनेंट मेथड समझ में आ गया होगा। डिटरमिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आ गया होगा, उसका फॉर्मूला तुम्हें डिराइव कैसे, फॉर्मूला उसका डिराइव कैसे हुआ ये भी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, तुम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो हमारा 1.3 है, प्रैक्टिस सेट 1.3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 पे क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में देख लो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है ये 16, देख लो प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो पहला दिया उसमें कुछ दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। लिखा हो क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स। एक वो दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ, क्या दिया है इसमें देखो 3 2 4 5 ये दिया हुआ है। आगे
एक ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर माइनस ब्रैकेट दिया हुआ है और फिर मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 5 में होगा, यानी इस ब्लॉक में क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे में क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, इधर जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई 4 है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेंगे, फिर नीचे देखो एक ब्लॉक और दिया हुआ है, फिर -8 = 7 करके दिया हुआ है, फिर क्या हो जाएगा 5 3 × 50 यहाँ पे आ जाएगा, और 50 -8 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपली इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है ये मैंने बता दिया है, एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी क्या तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है -1 7 2 4। अब अगर इस मेथड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी -1 × 4 -2 × 7, तो क्या आएगा -4 बन जा -4 और -7 2 जा 14। अगर इसको हम कर देंगे कितना आएगा, 14 + 4 करेंगे तो -18 हो जाएगा। ऐड क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के साइन क्या थे स्टूडेंट, सेम थे। अगर दोनों का साइन सेम आ रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ऐड हो जाएगा, और जो सिंबल रहता है वही सिंबल हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा -18 इज द आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड है, सेकंड और थर्ड, ये तुम्हारा क्लास वर्क है, इसे तुम्हें सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्राइमर्स रूल। एक क्वेश्चन को मैं क्राइमर रूल से सॉल्व करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो 3x - 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x + 3y = 5, ये इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन हमारे दिए हुए हैं। अगर हम स्टूडेंट इनका कंपेयर करें किससे, जो मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया था उसमें हमने क्या लिया था, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इसके फॉर्म में है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग a1 = क्या मिलेगा हमारा स्टूडेंट, a1 = x के साथ यहाँ पे क्या है 3 है, a1 = 3, ओके, कॉमा b1 = क्या है यहाँ पे, b प्लस में या माइनस है, तो क्या आएगा -4। c1 क्या है स्टूडेंट, c1 = अगर बात करें तो c1 क्या है 10। फिर a2 = क्या है 4, b2 = क्या है 3, c2 = क्या है 5। तो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मिल गया हमें कि कितना वैल्यू है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू फाइंड कर लेना होता है। हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जो नेसेसरी कंडीशन मैंने बताया था। कौन सा नेसेसरी कंडीशन, कि क्या d = 0 हो रहा है कि नहीं। अगर d = 0 हुआ तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे और बोल देंगे दिस इक्वेशन शुड नॉट सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड और क्राइमर्स रूल। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होना चाहिए, ये जो है d डज नॉट = 0 होना चाहिए ना। d का मतलब क्या है, a1 a2 b1 b2, यानी कि a1 b2 - a2 b1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। किसका वैल्यू, a1 b2 है ना, a1 b2 - a2 b1 हमें चेक करना क्या आएगा। इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, a1 का वैल्यू कितना है 3 × b2 का वैल्यू 3 माइनस a2, फिर क्या a2 का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 = 9 माइनस, ये क्या हो गया स्टूडेंट
4 4 जा 16, माइनस 16 आएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हैं, और ये माइनस जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इस प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16, यानी कि आएगा कितना ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, और यही क्या होता है हमारा स्टूडेंट डी भी होता है, यानी कि डी का वैल्यू हमने आसानी से फाइंड कर लिया। और ये क्या आया यहाँ पे दिखा दो, डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया क्योंकि 25 है। अब ये जब नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे, प्रोसीड कर जाएंगे। अगर यहीं पे 0 हो गया होता तो हम क्या करते, आगे सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं हुआ है, यानी कितना आया 25 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आगे इसको एक्सपेंड करेंगे। अब ये तो हमारा डी हो गया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमें x चाहिए तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, dx अपॉन डी चाहिए। डी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन dx भी चाहिए। और अगर हमें क्या करना है, y फाइंड करना है तो dy अपॉन डी चाहिए। डी तो हमने फाइंड कर लिया है, dy भी नहीं फाइंड हुआ है, तो हम देख लेते हैं। ये तो हमारा डी फाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, dx फाइंड करेंगे। dx फाइंड करने के लिए क्या होता है, dx का मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, dx का देखो, dx का था cb। dx फाइंड करने के क्या करना था हमें, cb यानी कॉल c1 c2 b1 b2। देख लो cb, ध्यान से देखो क्या था स्टूडेंट, cb dx cb dx का वैल्यू क्या होता है cb, यानी c1 c2 b1 b2। तो क्या हो जाएगा c1 c2 b1 b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, c1 c2 b1 b2। ओके, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो c1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय b1। अब c1 का वैल्यू क्या है हमारा स्टूडेंट, c1 का वैल्यू रख देते हैं। c1 का वैल्यू कितना है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय b2 कितना है 3, माइनस c2 का वैल्यू क्या है 5, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू -4, ये है। अब 10 3 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा 20, -20 आएगा। ब्रैकेट जब वो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20, यानी कितना आ गया हमारा 50। ये किसका वैल्यू है, dx का। इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, dy फाइंड कर लेते हैं। dy इक्वल टू क्या आएगा हमारा, dy के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, dy के लिए ac, यानी ac का मतलब क्या, a1 a2 c1 c2, यानी कि क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में a1 c2 माइनस a2 c1। अब a1 का वैल्यू क्या है हमारा स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय c2 का वैल्यू 5 माइनस a2 का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय c2 का c1 का वैल्यू 10, कितना आएगा ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको हम कर दें माइनस कर दें कितना आएगा हमें -25 आएगा। ओके, ये किसका वैल्यू है, dy का। अब हमने स्टूडेंट d का वैल्यू फाइंड कर लिया, dx का वैल्यू फाइंड कर लिया और dy का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर हमें ये तीनों वैल्यू फाइंड हो गए तो हम x और y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx इक्वल क्या है 50, यानी हम यहाँ पे 50 रख दें, 50 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 2। अब y के लिए क्या करेंगे हम, dy का वैल्यू कितना आया हमारा, dy का वैल्यू आया -25 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25, इसका इसमें कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -1, यानी y का वैल्यू कितना मिल गया हमें -1। तो अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या आया हमारा, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर हम जैसे जब x और y का वैल्यू फाइंड करने तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से क्या हो, x इक्वल्स dx अपॉन डी, y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। अब इसको जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी ये, यानी 10 यहाँ लिखेंगे x y इक्वल्स टू क्या मिला हमें, x का वैल्यू क्या मिला है 2 -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो, अगर ध्यान से देखो तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ करना नहीं, हमें डी सबसे पहले डी में फाइंड कर लेना है और डी ये चेक करना क्या है 0 के बराबर है या नहीं। अगर 0 है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर 0 नहीं है, कोई नंबर आया है चाहे वो पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, तो उसको हम क्या करें आगे प्रोसीड करेंगे।
और बाद में हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ग्रामर रूल से हमें पता है x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी होता है। तो इस तरीके से हम x और y का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हम क्या करेंगे बाद में यहाँ पे दिखा देंगे x y इक्वल्स टू 2, -1 जो हमारा है क्या है आंसर है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगले न्यूमेरिकल्स को भी तुम सॉल्व करोगे। काफ़ी सिंपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन 2 है, 3rd है, 4th है, 5th है, 5th 6th, ये सब भी तुम्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करना इसी मेथड काफ़ी सिंपल है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।